बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्टूडेंट जर्नलिस्ट। मैं हारिस हमायूं। क्या तुर्की में तैयब उर्दगान के इक़्तिदार का सूरज अब ख़त्म होने जा रहा है, या फिर उर्दगान एक दफ़ा फिर नहायत ताकतवर तरीन सदर होते हुए सामने आएंगे? अब जानते हैं इन सवालों का जवाब फैक्ट्स और फिगर्स की रोशनी में। तुर्की में तीन सदारती उम्मीदवार थे, जिनमें बाशमूल जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के रुकन जो थे वो तैयब उर्दगान थे, AK पार्टी। और इसके अलावा 6 पार्टीज का अलाइज था, किमाल किलिक दारोगलू, और इनकी पार्टी थी CH पार्टी। और इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार थे, वो थे सिनान ओगन, और ये आज़ाद उम्मीदवार थे। 14 तारीख को इलेक्शन हुआ था और कोई भी शख्स तुर्की का सदर मुंतखब नहीं हुआ। उसकी वजह ये थी कि तुर्की में एक लॉ है कि सदर को 50% वोट्स हासिल होने चाहिए, लेकिन कमाल की बात यह है कि उर्दगान को भी 50% वोट्स नहीं मिले, और ना ही बाकी दो उम्मीदवारों को 50% वोट्स मिले हैं। अब तुर्की के लॉ के मुताबिक दोबारा से रन ऑफ इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि सदारती इलेक्शन दोबारा होगा, और उसकी तारीख है 28 मई। अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो से दो मेन कंटेस्टेंट्स होंगे, यानी उर्दगान और दारोगलू जो हैं, किमाल किलिक दारोगलू, उन दोनों के दरमियान दोबारा से मुकाबला होगा। और पिछले इलेक्शन में क्योंकि 50% वोट्स किसी को नहीं मिले, इसलिए इलेक्शन दोबारा कंडक्ट किया जा रहा है। और इस दफ़ा ये भी कहा जा रहा है कि तुर्की के जो उनसे सदर थे तैयब उर्दगान, उनके इक़्तिदार का 20 साला सूरज अब गरूब होने जा रहा है। अगर आप पार्लियामेंट को देखें तो तकरीबन 37% सीट्स जो हैं वो उर्दगान के पास हैं। पार्लियामेंट में उनको वाज़ेह अक्सरियत हासिल है, लेकिन क्या वो इस दफ़ा सदर बनने में कामयाब होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। जो भी शख्स 28 मई को सदर मुंतखब होगा, उसके पास डिक्टेटर जैसी ताकत होगी। अब मैंने डिक्टेटर जैसी ताकत क्यों बोला, इसके पीछे क्या है? 2016 में तुर्की में एक मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश की गई, या अगर आप कहें कि वहाँ की जो सी इस्टेब्लिशमेंट थी, तो उसकी कोशिश ये थी कि इस्तंबुल, आंकरा, मारमारिस और बासफोरस के जो उनसे उनके ब्रिजेस हैं उस पर कब्जा किया जाए, और उसके बाद टोटल जो है हम अनाउंसमेंट कर दें कि मुल्क हमारे कब्जे में आ चुका है। और इसके अलावा उर्दगान और उनके हामियों के मुताबिक उर्दगान और 224 जो उनसे उनके हामी थे, उनको मर्डर करने का भी इस सारे सिनेरियो में प्लान था मार्शल लॉ की जानिब से, अगर वो कामयाब हो जाता तो। और उसके बाद मार्शल लॉ जो लोग लगाना चाहते थे, उनका प्लान ये था कि फतेहुल्लाह गोलन को, जो कि इस वक्त पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट में मौजूद हैं, उनको ला के तो हम वज़ीर आज़म मुंतखब कर दें, और इसी तरह से तुर्की का निज़ाम चलता रहे। अवाम ने उस सारे सिनेरियो को उलट पलट कर दिया, और मार्शल लॉ की कोशिश नाकाम साबित हुई। और उसके बाद तकरीबन 1,60,000 लोगों को उर्दगान ने अरेस्ट करवाया, जिसमें मौजूद 10,000 फौजी, 2700 जज, और इसी तरह जो आम जो दूसरे लोग थे जो कि इस मार्शल लॉ में उनका साथ दे रहे थे, उनको उर्दगान ने अरेस्ट करवाया। और उसके बाद से उर्दगान का ग्राफ तुर्की में काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, और इसी मौके को गनीमत जानते हुए 2017 में उर्दगान ने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम ये है कि आप पब्लिक से बतौर सवाल पूछते हैं, और पब्लिक वोट डालती है हाँ में या ना में। तो उर्दगान ने रेफरेंडम ये करवाया 2017 में कि मैं पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करूँगा और सदारती निज़ाम मुल्क में लेके आऊँगा। उर्दगान को इसमें कामयाबी भी मिली, और 51% वोट्स जो हैं उर्दगान के हक में हुए। और जैसा कि तुर्की में लॉ है कि 50% वोट्स होने चाहिए, तो इसीलिए रेफरेंडम कामयाब रहा उर्दगान का। लेकिन एक और चीज़, पार्लिमानी निज़ाम के हामी लोग थे वो 49% थे, और उर्दगान को जितनी तवक्को थी कि मुझे बहुत ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो उनको उस तरह से ज़्यादा वोट नहीं मिले। सिर्फ उन्हें बहुत माइनर सी अक्सरियत मिली, सिर्फ 1% की, 51%। तो खैर एंड रिजल्ट तो ये था कि तुर्की में सदारती निज़ाम आ गया। अब जो प्रेसिडेंट का जो जनरल इलेक्शन था, उसे 7 माह पहले उर्दगान ने जो उनसे मेयर थे, इस्तांबुल के मेयर थे, उनको जेल में डलवाया, और बहाना ये बना कि उन्होंने इदारों की तनकीद किया। और इस्तांबुल का ये जो मेयर था, इसका नाम था एकरिम इमामोगलू।
ये आपने नहीं भूलना, ये बहुत ही अहम करैक्टर है। इस्तांबुल की मेयरशिप 25 साल से उर्दगान के पास थी, यानी उनकी पार्टी के पास थी। तो ये एकरिम शख्स ने उनसे वो मेयरशिप उनसे छीनी सियासी तौर पे। और उसके बाद एकरिम को जो है वो मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा था कि सदारती उम्मीदवार के तौर पे भी, जो कि 7 माह बाद तुर्की में सदारती इलेक्शंस आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उनको नाअहल कर दिया गया, और इदारों पे तनकीद का बहाना बना के, और उसके बाद फिर उर्दगान का रास्ता साफ हो गया। ये उन लोगों की बात है कि जो उर्दगान के मुखालिफ हैं या जो चेंज चाहते हैं। और लोगों का ये कहना है कि जब से सदारती निज़ाम आया है, उर्दगान ने इदारों में अपने बहुत ज़्यादा हामी लोग भर दिए हैं, और उसी के तहत अदालतों से एकरिम को नाअहल करार दिया गया है, और ताकि वो उर्दगान के मुकाबले में ना आए। और ये बंदा मोस्ट फेवरेट था सदारती उम्मीदवार के लिए भी, क्योंकि इन्होंने 25 साल पुरानी जो इस्तांबुल की मेयरशिप थी वो उर्दगान से छीन ली थी। उसी पार्टी ने जो कि 6 पार्टीज की अलाइज थी, उन्होंने अपना एक और उम्मीदवार मैदान में उतारा, और वो शख्स था किलिक दारोगलू, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, जो कि अब मौजूदा दौर में उर्दगान के ओपोनेंट हैं। किलिक दारोगलू को आलमी शोहरत तब मिली जब उन्होंने 2017 में अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, और पैदल चलते हुए 22 दिन का सफर किया उस प्रोटेस्ट की मद में। और साथ में उन्होंने एक बैनर उठाया होता था अदालत, यानी अदल का। और इस वक्त अगर आप सिनेरियो जाने तो उर्दगान का तो जैसा कि आपको पता है, उनका मौकफ ये है कि तुर्की में सदारती निज़ाम। लेकिन जो अपोजिशन है, उनका मौकफ ये है कि आप हमें वोट दें ताकि हम पार्लिमानी निज़ाम को दोबारा से बहाल करें। और ये जो कैलिक दरोगलू हैं, उनका भी यही नारा है कि मैं सिर्फ 5 साल के लिए तुर्की का सदर बनूंगा, और पार्लियामेंट के इख्तियारात जो चीन के सदर को दे दिए गए हैं रेफरेंडम के जरिए, मैं वो सदारती निज़ाम को ख़त्म करके पार्लियामेंट को दोबारा पावर दूंगा। और उसके बाद जो है मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलने चले जाऊंगा। मैं सिर्फ 5 साल के लिए इक़्तिदार में आना चाहता हूँ, और उसकी मेरी मेन वजह ये है। ये कैलिक दरोगलू का जो है नारा है कि मैं मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की बहाली चाहता हूँ। अब सवाल ये है कि 20 साल से जो बंदा इक़्तिदार में है, उसका इक़्तिदार आज इस हद तक क्यों पहुंच चुका है कि उसे सदारत की कुर्सी छीनने का भी डर है। और इसके पीछे क्या वजूहात थी? सबसे पहली मेन वजह थी इकोनॉमी। जब तैयब उर्दगान का ग्राफ ऊपर जा रहा था, उसकी वजह भी इकोनॉमी थी, और आज अगर उनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो उसकी वजह भी इकोनॉमी है। मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर से ये बात समझाता हूँ। 1969 से 2003 तक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी तुर्की में, और इन्फ्लेशन रेट 84% तक था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगाएंगे, पाकिस्तान में आज जो लोगों की चीखें निकल रही हैं, तो इन्फ्लेशन है 20-25 के करीब आप लगा लें, तो लोगों की चीखें निकल रही हैं। और तुर्की में 84%, यानी 80% से भी ज्यादा इन्फ्लेशन, तो वहां पे क्या हाल होगा। लेकिन जब उर्दगान आए 2004 में, और 4 से लेके 15 तक का जो उनका सारा टेन्योर था, तब इन्फ्लेशन नीचे आ गई, और इन्फ्लेशन आ गई तकरीबन 7 to 8% में। और ये मेन वजह थी कि लोगों ने उर्दगान को क्यों पसंद किया और उन्हें वोट दिया। लेकिन अब अगर मैं कहूं कि उर्दगान की फेम को डिस्ट्रॉय कैसे हुई, तो वो भी इकोनॉमी। 2016 से 2023 तक इन्फ्लेशन दोबारा काफी ऊपर चली गई है तुर्की में। मैं आपको ग्राफ से भी ये चीज साबित कर रहा हूं। तो इसीलिए उर्दगान का ग्राफ काफी ज्यादा लो है। और इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ा उन्हें झटका लगा, वो ये था कि जो तुर्की में जल्जला आया, और साउथ ईस्टर्न एरिया जो था तुर्की में, वहां पे बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स गिर गई, और वहां पे बहुत ज्यादा जानी नुकसान और माली नुकसान हुआ। अच्छा, अब जल्जले में उर्दगान का नुकसान कैसे हुआ कि जो काफी सारी बिल्डिंग्स गिरी, वो हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा थी कि ये बिल्डिंग्स ठीक बनी है। लेकिन हालांकि वहां पे काफी लो लेवल का सरिया और यानी बड़ा नाकस मटेरियल यूज हुआ था, इसीलिए वो बिल्डिंग्स एक भी झटका सह नहीं पाई, और सारी की सारी बिल्डिंग्स ही गिर गई, जो कि हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा थी। और लोगों को जब ये बात सामने आई, तो लोगों को सिर्फ इस बात का गुस्सा था कि क्या उर्दगान इस करप्शन में हिस्सेदार थे, या उर्दगान जो थे वो इस करप्शन को रोकने में नाकाम रहे। तो ये उनका एक फेलियर साबित हुआ, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में भी उन्हें नुकसान हुआ।
और तीसरी अब एक और वजह सामने आ रही है कि 40 लाख रिफ्यूजीज जो कि सीरिया और इसके अलावा ईरान से आए हैं, यानी अफगानिस्तान से होते हुए ईरान और फिर आगे तुर्की आए हैं। तुर्क लोग उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन 40 लाख लोगों को तुर्क सदर ने अपने मुल्क में पनाह दी हुई है, तो इसीलिए लोग भी उन्हें उनके इस इकदाम से मुतफिक नहीं हैं और लोग उनको वोट शायद इस दफा उनके खिलाफ करें। अब उर्दगान जीत कैसे सकते हैं? उर्दगान के पास 49.52% वोट्स थे और जोन से उनके जो थर्ड कॉम्पिटिटर थे, जिनका मैंने आपको नाम बताया है, सिलान ओगन, अगर ये उर्दगान की हमायत का ऐलान करते हैं तो जोन से इनके 5% वोट्स हैं वो भी उर्दगान को मिल जाएंगे और इस तरह वो इलेक्शन में 50% से ज्यादा अक्सरियत लेके तो तुर्की के 5 साल के लिए दोबारा सदर मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन लेकिन जो उनसे किलिक दारोगलू हैं, उनको जो अक्सरियत मिली थी वो थी 44.9%, यानी 45% आप लगा लें। और ये जो अब रन ऑफ इलेक्शन होगा, ज्यादा चांसेस हैं कि कुर्दोगलू जीत जाएं। उसकी वजह यह है कि जो लोग जिन्होंने पहले उन्हें वोट नहीं दिया, ये समझते हुए कि हम वोट जाया करेंगे क्योंकि इन्होंने कौन सा पावर में आना है, अब उन्हें भी पता है कि ये शख्स टक्कर की मात दे रहा है और ये हमें इन्हें वोट करना चाहिए चेंज के लिए। तो ज्यादातर इम्कानात हैं कि कुर्दोगलू को इस रन ऑफ इलेक्शन में ज्यादा वोट पड़ जाएं। तो ये उर्दगान के लिए एक जो है लम्हा फिक्रिया हो सकता है। और किरदोगलू साहब के लिए भी ये उन्हें भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह जिस हवाले से उर्दगान का ग्राफ नीचे गिरा, जिन वजूहात की वजह से, उन्हें भी अगर वो पावर में आते हैं तो उन वजूहात को मद्देनजर रखना होगा ताकि उनको भी इतना फेम में नुकसान ना हो और पॉपुलैरिटी को नुकसान ना हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।